सूरू अल्लाह के नाम पर जो बाड़ा माहिरबान निहायात रहम वाला है। रहस्यमय इस्लाम के दर्शकों का स्वागत है नए वीडियो के साथ मित्रों। जब अमेरिकियों ने सद्दाम हुसैन की काबरे में एक कैमरा लगाया, सद्दाम हुसैन की कब्र में, फिर क्या महान चमत्कार हुआ। क्या उन्होंने ऐसा देखा कि आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों। सद्दाम हुसैन का जन्म हुआ था 28 अप्रैल 1937 अजा गांव में 23 स्थित है, उत्तर पश्चिम में टॉयट शहर से किमी दूर बगदाद में हुआ और 23 तारीख को फांसी दे दी गई। दिसंबर का महीना था 2006। वह इराक गणराज्य के चौथे राष्ट्रपति, अरब पार्टी के सचिव और इराकी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर सद्दाम हुसैन थे। फांसी दे दी गई। ये सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ वीडियोस हैं जिसमें सर्कुलेटिंग कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के बाद थे। एक अमेरिकी को एक समझौता करते हुए निष्पादित किया गया। इराक के कुछ गद्दारों ने कब्र के अंदर कैमरा लगाने की कोशिश की। अमेरिकी व्यक्ति पहले से ही था कि अंदर कैमरा लगाने में सफलता मिली। अगले दिन जब वह कैमरा लेकर लौटा तो उसने देखा कि कैमरा काम नहीं कर रहा है, यानी वह क्षतिग्रस्त हो गया है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ये था कि जोरदार बिजली का झटका लगा, इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया था। और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के मुताबिक यह व्यक्ति अपने देश वापस चला गया उसके प्रयास विफल होने के बाद, और वहां है। अभी तक इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई है किसी स्रोत से, जबकि कुछ सामाजिक मीडिया अकाउंट्स से भी कैमरे के नष्ट होने की खबर आ रही है। ये बातें और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। पूर्व इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की सुरक्षा में नियुक्त 12 अमेरिकी सैनिक उनके जीवन में उनके सबसे अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन उनके अंतिम दिनों में वे उत्कृष्ट साथी थे। उन्हें 551 सैन्य पुलिस कंपनियों से चुना गया था और उन्हें इन गार्डों में से सुपर 12 कहा जाता था। बॉन वॉर्पर नामक एक व्यक्ति ने कैदी नामक पुस्तक लिखी उनके महल में। उन्होंने सद्दाम हुसैन के जीवन के आखिरी दिनों के बारे में लिखा था। बार्डन वॉर्पर का कहना है कि जब सद्दाम हुसैन को उन अधिकारियों को सौंपा जा रहा था जो उन्हें फांसी देने वाले थे, तो उनके सभी रक्षकों की आंखों में आंसू थे। अपने एक साथी का जिक्र करते हुए किताब के लेखक बॉन ने लिखा है कि हमने कभी सद्दाम को एक मनोरोगी और हत्यारे के रूप में नहीं देखा, हम उन्हें दादा के रूप में देखते थे। उनका कहना है कि अपने आखिरी दिनों में सद्दाम अपनी कीमती व्यायाम बाइक पर बैठते थे, जिसे वे पोनी कहते थे। उन्हें खाने का बहुत शौक था, मिठाइयाँ, और हर समय वह विशिष्ट भोजन चाहता था। बॉन वार्पर का कहना है कि अपने अंतिम भोजन में बॉन वार्पर का कहना है कि अपने अंतिम दिनों में सद्दाम का व्यवहार दूसरों के साथ बहुत सौम्य था और उसने यह धारणा नहीं छोड़ी कि वह बहुत क्रूर शासक था। सद्दाम बहुत शौकीन था का सिगार, जिसे वो अपने पास रखते थे। कहते हैं कि फिदेल कास्त्रो ने उन्हें इसका इस्तेमाल करना सिखाया था सिगार। उसे बागवानी का भी बहुत शौक था। वह अपनी जेल के आसपास बिखरी झाड़ियों को खूबसूरत फूल मानता था। सद्दाम अपने खाने को लेकर भी बहुत संवेदनशील था। नाश्ते में वह सबसे पहले एक ऑमलेट खाता था, फिर माफस और फिर ताज़े फल। लेकिन अगर ऑमलेट कहीं से भी टूट जाता था, इसे खाने से इनकार कर देंगे। बॉन वॉर्पर का कहना है कि सद्दाम ने एक बार अपने बेटे के बारे में एक घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि एक दिन उनके बेटे की पार्टी में कई लोग शामिल थे, घायल हो गए और मारे गए। सद्दाम ने गुस्से में आदेश दिया कि ऊद की सभी कारों को आग लगा दी जाए। सद्दाम का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे की सभी मूल्यवान कारों को जलाए जाने का दृश्य देखा, जिसमें फेरारी और पोर्श भी शामिल थे। जब सद्दाम की रक्षा करने वाले अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें अपने भाई की कारों के बारे में बताया था मौत, तो जवाब में सद्दाम ने दूसरे गार्ड से कहा कि अगर उसे अपने पैसे का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, वह उस गार्ड के बेटे के शैक्षिक खर्चों का भुगतान करने के लिए तैयार था। लेखक का कहना है कि एक रात हमने देखा कि एक 20 वर्षीय सैनिक डॉसन अपने आकार से बड़ा सूट पहने हुए घूम रहा था। बाद में यह पाया गया उन्होंने सद्दाम हुसैन द्वारा उपहार के रूप में दिया गया सूट पहना हुआ था। बार्डन वॉर पर लिखते हैं कि कई दिनों तक उन्होंने डॉसन का मजाक उड़ाया, लेकिन उसने अभी भी सूट पहना हुआ था और जब वह चल रहा था तो ऐसा लग रहा था मानो वह किसी फैशन शो में कैटवॉक कर रहा हो। हालांकि सद्दाम के गार्डों को आदेश दिया गया था कि वे उसके बहुत करीब न जाएं। जैसे जैसे समय बीतता गया, गार्डों को उसके बहुत करीब न जाने का आदेश दिया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सद्दाम के साथ गार्ड की दोस्ती बढ़ती गई। मुकदमे के दौरान सद्दाम हुसैन को दो जेलों में रखा गया था। पहली जेल बगदाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का तहखाना था और दूसरी उत्तरी बगदाद में उनका महल था। यह महल एक द्वीप पर था। ब्रिज का उपयोग करके पहुंचा गया। बार्डन वॉर्पर का कहना है कि हमने सद्दाम को उससे अधिक नहीं दिया जिसके वह हकदार थे,
लेकिन हमने कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया। स्टीव और क्रिस ने अन्य गार्डों के साथ मिलकर स्टोर रूम को सद्दाम के कार्यालय में बदलने की कोशिश की और सद्दाम को सरप्राइज देने का प्लान था। स्टोर रूम में पड़े सामान से उन्होंने चमड़े की कुर्सी और छोटी टेबल निकाली और टेबल पर एक छोटा सा झंडा रख दिया। ये सब ऑफिस का माहौल बनाने के लिए किया गया था। और जैसे ही सद्दाम कमरे में दाखिल हुआ, एक यह देखकर सिपाही मेज से धूल पोंछने लगा। सद्दाम जोर से हंसा और कुर्सी पर बैठ गया। उसकी सुरक्षा में तैनात सैनिक उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गए। ऐसा लग रहा था मानो सद्दाम किसी अदालत में मौजूद। बड़े प्रयास केवल सद्दाम को खुश करने का था। बदले में सद्दाम ने भी उनके साथ मजाक किया और माहौल को खुशनुमा बनाए रखा। बाद में कई सैनिकों ने बार्ड और वॉरपर को बताया कि उन्हें पूरा यकीन है कि अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ होता तो सद्दाम को अपनी जान की परवाह नहीं होती। जब भी सद्दाम को मौका मिलता तो वह उन सैनिकों से पूछता जिन्होंने उनके परिवारों की रक्षा की थी। 23 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को सुबह 3 बजे जगाया गया। उन्हें बताया गया कि उन्हें कुछ ही देर में फांसी दे दी जाएगी। चुपचाप जाकर नहाया और तैयारी करने लगे। फांसी से कुछ समय पहले सद्दाम ने एक अमेरिकी सैनिक स्टीव को बाहर बुलाया और उसे वह घड़ी दी जो जॉर्जिया में स्टीव के घर में अभी भी सुरक्षित है और इसकी टिक टिक सुनी जा सकती है। स्टीव ने यह भी कहा कि सद्दाम ने एक गार्ड से एक बड़ा गर्म कोट मांगा था क्योंकि वह ठंड से कांपते हुए नहीं दिखना चाहते थे, जिससे उनके लोगों को लगे कि उनके पूर्व राष्ट्रपति को मौत का डर था। स्टीव के अनुसार सद्दाम अपने अंतिम क्षणों में शांति से भरे हुए थे और उनके होठों पर मुस्कान बिखरी हुई थी। स्टीव ने कहा कि सद्दाम हुसैन ने अनुरोध किया था। नाश्ता वह पसंद आया और उसके बाद वजू किया और सुबह की नमाज फजर अदा की। फिर वह अपने बिस्तर पर बैठे और फांसी के आदेश के पूरा होने का इंतजार करने लगा और स्टीव के अनुसार कुरान का पाठ करना शुरू कर दिया। अदालत में मौजूद लोग सद्दाम की मुस्कुराहट से बहुत डर गए थे और अंदर, हालांकि सद्दाम की अत्यधिक शांति के कारण मौत का सामना करने वाले लोग भी उन लोगों की तरह थे। स्टीव ने विशेष रूप से कहा कि सद्दाम हुसैन तब तक मुस्कुराते रहे जब तक कि वह कलमा शहादत पढ़ते हुए इस दुनिया को नहीं छोड़ गए। उनकी मृत्यु के बाद भी पूर्व इराकी राष्ट्रपति की मुस्कान एक रहस्य बनी हुई है। सबसे आश्चर्यजनक, सद्दाम हुसैन असल में मौला अली के नसाल से है, ऐसा मुफस्सिकिन ने बताया। 20 साल की उम्र में ही सद्दाम हुसैन ने बाथ पार्टी की सदस्यता ले ली थी। 2 अगस्त 1990 को तड़के करीब 1 लाख इराकी सैनिक टैंकों में क्वेम, हेलीकॉप्टरों और ट्रकों के साथ कुवैत की सीमा में घुस गए। उस समय इराकों की सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना थी। 1 घंटे के अंदर वो कुवैत सिटी पहुंच गए और दोपहर होते होते इराकी टैंकों ने कुवैत के राजमहल दसमान पैलेस को घेर लिया। तब तक कुवैत के अमीर भागकर सऊदी अरब पहुंच गए थे। अपने पीछे वो अपने सौतेले भाई शेख फहद अल अहमद अल सबा को छोड़ गए थे। इराकी सेना ने शेख को देखते ही गो एक प्रत्यक्षदर्शी इराकी सैनिक के अनुसार उनके शव को एक टैंक के सामने रखकर उस पर टैंक चढ़ा दिया गया। कुवैत पर हमला करने से पहले बाथ क्रांति की 22वीं सालगिरह के मौके पर सद्दाम हुसैन ने कुवैत के सामने अपनी मांगों की एक फेहरिस्त रखी थी। इन मांगों में शामिल था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्य को स्थिर करना, खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत से लिए गए कर्जे को माफ करना और मार्शल प्लान की तरह 1 अरब प्लान बनाना जो इराक के पुनर्निर्माण में मदद दे। राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इराकी टीवी पर धमकी भरे स्वर में ऐलान किया था, अगर कुवैतियों ने हमारी बात नहीं मानी तो हमारे पास चीजों को सुधारने और अपने अधिकारों की बहाली के लिए जरूरी कदम उठाने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। सऊदी राजनयिक और शाह फहद के नजदीकी सलाहकार डॉक्टर गहाजी अलगोसैबी ने एक इंटरव्यू में बताया था, दरअसल सऊदी अरब और कुवैत दोनों उम्मीद छोड़ चुके थे कि खाड़ी युद्ध के दौरान इराक को दिया गया कर्ज उन्हें वापस मिल पाएगा। लेकिन दोनों देशों ने सोचा कि अगर वो सार्वजनिक रूप से ये ऐलान करेंगे कि उन्होंने कर्ज माफ कर दिया है तो इससे गलत संदेश जाएगा। शाह फहद ने सद्दाम को कर्ज माफी की जानकारी दी, लेकिन सद्दाम आभास दिया मानो वो सऊदी अरब की इस पहल से खुश नहीं है। उसी पल शाह फहद को अंदाजा हो गया कि कुवैत के खराब दिन आ गए हैं। लेकिन कुवैत के सामने मांगों की फेरहिस्त रखने से पहले ही सद्दाम हमला करने का मन बना चुके थे। 21 जुलाई तक इराक के करीब
30,000 सैनिकों ने कुवैत की सीमा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। 25 जुलाई को दोपहर 1 बजे सद्दाम ने बगदाद में अमेरिका की राजदूत अप्रैल गिलेस्पी को तलब कर लिया था। सद्दाम कुवैत में उनके अभियान के बारे में उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहते थे। इससे पहले अमेरिकी राजदूत की फरवरी में सद्दाम हुसैन से वॉइस ऑफ अमेरिका के एक प्रसारण के बारे में कूटनीतिक भिड़ंत हो चुकी थी, जिसमें सद्दाम के इराक की तुलना चाचेस्कू के रोमानिया से की गई थी। गिलेस्पी ने सद्दाम से उस प्रसारण के लिए माफी मांगते हुए कहा था कि अमेरिका का इराकी सरकार के घरेलू मामलों में दखल देने का कोई इरादा नहीं था। सद्दाम ने उस बैठक का अंत ये कहते हुए किया था कि अगर कुवैत से समझौता नहीं हो पाया तो ये लाजमी है कि इराक मौत तो स्वीकार नहीं करेगा। सद्दाम के जीवनीकार कॉन कफलिन सद्दाम की जीवनी सद्दाम द सीक्रेट लाइफ में लिखते हैं, उस बैठक से गिलेस्पी ये सोचकर बाहर निकली थी कि सद्दाम महज कोरी धमकी दे रहे हैं और उनका कुवैत पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। 5 दिन बाद वो राष्ट्रपति बुश से सलाह मशविरा करने वॉशिंगटन चली गई थी। जब कुछ दिन बाद गिलेस्पी सद्दाम के साथ बैठक का विवरण बगदाद में प्रकाशित किया गया तो अरब मामलों का बहुत अनुभव रखने वाली 48 वर्षीय राजनयिक पर नादान होने का आरोप लगाया गया। ये भी कहा गया कि उन्होंने सद्दाम के कुवैत अभियान को हरी झंडी दिखा दी थी।